हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम ग्रो अकेडमी में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्मी कंपोस्ट। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारी ऐप जो डाउनलोड करोगे आप उसमें भी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट बाय वर्मी कल्चर या अर्थवॉर्म्स। कंपोस्ट बाय earthworms is known as वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एज कंपैरिजन टू फार्म यार्ड मैन्योर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट जो एक टाइप की कंपोस्ट है उसके अंदर कुछ एक टर्मिनोलॉजीज आती है जो अपने को डिफाइन करनी है। तो पहले जो इसके अंदर आती है वो आती है वर्मी कल्चर। क्या आता है? वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या होता है? मेंटेनेंस एंड reproduction of earthworms। reproduction of earthworms, ठीक है। सेकंड इसके अंदर जो डेफिनेशन आती है वो आती है वर्मी कंजर्वेशन। क्या किसकी आती है? वर्मी कंजर्वेशन की। वर्मी कंजर्वेशन होता है सेपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड earthworms। वर्मी कंपोस्ट एंड अर्थवॉर्म्स। यहाँ जो मैं ई लिख रहा हूँ इसका मतलब है अर्थवॉर्म्स। तो वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड अर्थवॉर्म्स। थर्ड नंबर जो इस पे आता है वो देखो क्या आता है। थर्ड आता है इसमें वर्मी कंपोस्टिंग। क्या आता है? वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इज नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग। और लास्ट इसमें जो आता है वो आता है वर्मी कास्ट। क्या होता है? वर्मी कास्ट। तो वर्मी कास्ट क्या होता है देखना। वर्मी कास्ट होता है अर्थवॉर्म्स प्लस कोकून प्लस एग्स प्लस अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो क्या होता है वर्मी कास्ट? बेसिकली होता क्या है कि अर्थवॉर्म्स जो फार्म वेस्ट या जो अपने कह सकते हैं कि डंग वगैरह खाते हैं वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर बाहर निकलता है छोटी छोटी बॉल्स के रूप में। अब जो लास्ट में निकलता है उसमें क्या होता है कि कोकून्स होते हैं, एग्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है और अर्थवॉर्म्स होते हैं। ये सारे मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? वर्मी कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो बात होगी वर्मी कास्ट की। अब अपने बात करते हैं अर्थवॉर्म्स की। बात करते हैं अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स में ध्यान देना 3 स्पीसीज है जो मेनली अपने कह सकते हैं कि यूज होती है इंडिया में। वैसे तो अर्थवॉर्म्स की लगभग अपने कह सकते हैं 2500 टू 3000 स्पीसीज जो है वो अवेलेबल होती है वर्ल्ड वाइड, और उसमें से भी लगभग 300 स्पीसीज या 300 स्पीसीज जो है वो भारत में है, या 350 स्पीसीज एक्चुअली। इंडिया में कितनी है? 350 स्पीसीज जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, और उसमें से भी 293 स्पीसीज जो है वो अपने कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होती है। तो सबसे पहले जो इसमें आती है वो आती है एपिजिक्स। कौन सी आती है? एपिजिक्स। तो एपिजिक्स स्पीसीज के जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1 मीटर डेप्थ की जो है वो अपने कह सकते हैं कनाल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो होते हैं वो 90% जो होते हैं ये फार्म वेस्ट को खाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो डंग वगैरह होता है उसका
यूज कंजम्पशन करते हैं और 10% जो होते हैं वो सॉइल का यूज करते हैं। फिर अगर अपने बात करें इसके अंदर इसके एग्जाम्पल की, तो ध्यान रखना एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। पहला आता है इसमें आइसीनिया फोएटिडा। क्या आता है? आइसीनिया फोएटिडा। दूसरा इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है पेरिनिप्स ओवेरोस्कोली। पेरिनिप्स ओवेरोस्कोली। और तीसरे नंबर पे इसमें जो आता है वो आता है फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा। तो ये इसकी क्या होगी एपिजिक्स के बारे में। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है अपने एंडोजिक। क्या आता है? एंडोजिक्स। तो एंडोजिक्स जो होते हैं वो 3 मीटर डेप्थ तक जो है वो अपने कह सकते हैं कि कनाल का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं माने जाते। तो फिर किसके लिए यूज होते हैं? ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रेनेज के लिए क्या होते हैं? ये बेस्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे जो इसमें आता है वो आता है इंडोजिक्स, सॉरी डायोजिक्स। इंडोजिक्स तो आएंगे, डायोजिक्स। तो डायोजिक्स जो होते हैं वो 1 to 3 मीटर डेप्थ तक जो है अपने कह सकते हैं कनाल का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आती है प्रोसेस। क्या आता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वर्मी कंपोस्ट। तो पहला तो इसमें कुछ एक बातें अपने को ध्यान रखनी है। जो वर्मी बेड अपने बनाएंगे उसकी जो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ जो इसकी रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट 3 to 4 फीट। कितनी होगी? 3 से 4 फीट। और अपने को डार्कनेस चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए जहाँ पर अपने बना रहे हैं। जो प्लेस होना चाहिए वो रेज्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर हो ताकि रेन वाटर वहाँ पर कलेक्ट ना हो। और अपने कह सकते हैं शेडी प्लेस होना चाहिए। और अगर वहाँ पर शेड्स अवेलेबल नहीं है तो आप उस वहाँ पर जो है वो टिन वगैरह लगाकर आप वहाँ पर शेडी एरिया बना सकते हैं। अब ध्यान देना कि जो ब्रेड्थ है वो 3 से 4 फीट क्यों रखेगी। लेंथ आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं वर्मी बेड की, लेकिन ब्रेड्थ जो है वो 3 से 4 फीट रखनी है। इसका रीजन है क्या कि जब ब्रेड्थ ज़्यादा होगी तो जब मैन्योर प्रिपेयर हो जाएगी तो उसको निकालने के लिए या तो उस वर्मी बेड के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर अंदर जाएंगे तो केंचुओं का भी लॉस होगा जो अर्थवर्म्स होते हैं, और उसके अलावा निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए वर्मी बेड की जो ब्रेड्थ है वो कितनी रखनी है? 3 to 4 फीट जो है वो रखनी है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगा इसको बनाने के लिए? अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मॉइस्चर अपने रखेंगे, मॉइस्चर जो अपने को चाहिए वो कितना चाहिए? अराउंड 30%। अब अपने बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो जो फर्स्ट लेयर आएगी, फर्स्ट लेयर जो आएगी वो किसकी आएगी? बेडिंग की। बेडिंग मीन्स जो अपने कह सकते हैं कि फार्म रेजिड्यू हो गए वो चीज़ें। और इसकी जो थिकनेस अपने रखेंगे वो रखेंगे लगभग 3 इंचेस। ठीक है। सेकेंड लेयर जो आएगी, सेकेंड लेयर इसमें जो होगी वो होगी डंग एंड यूरिन की। डंग एंड यूरिन। अच्छा, इसकी जो थिकनेस रखेंगे वो कितनी रखेंगे? अराउंड 2 इंचेज। अब करना क्या है कि फर्स्ट लेयर अपने लगा दी, उसके बाद में जो वाटर है वो स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद में फिर डंग एंड यूरिन डाल दिया, फिर वाटर स्प्रिंकल किया, फिर बेडिंग डलवा दी, फिर वाटर स्प्रिंकल करेंगे। मतलब हर एक लेयर के बाद में वाटर स्प्रिंकल करना है। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं अपने हाइट की, कि जो ये वर्मी बेड बनाएंगे उसमें कितनी हाइट तक अपने ये डंग एंड ये जो बेडिंग है वो यूज करनी है। तो अराउंड 1.5 फीट हाइट कितनी रखनी है? 1.5 फीट हाइट तक इसको रखेंगे। अब यही बात है कि जब अपर मोस्ट लेयर होगी 1.5 फीट हाइट होगी तो उसके बाद में इसको कवर कर देंगे किसी जूट के जो अपने क्लोथ्स वगैरह आते हैं, जैसे बोरी बोलते हैं जिसको हम भाषा में, जूट के बैग्स जो होते हैं उससे कवर कर देंगे, या इवन बेडिंग से भी कवर कर सकते हैं। और लेकिन ऊपर से कवर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और वाटर जो है इजिली एब्जॉर्ब रहेगा और मॉइस्चर वहाँ पर लंबे टाइम के लिए बना रहेगा। अब अगर अपने बात करें कि कितने टाइम पीरियड में ये खाद जो प्रिपेयर हो जाएगी, तो ध्यान रखना कि लगभग जो टाइम लगेगा ना इस मैन्योर को प्रिपेयर होने में वो लगेंगे अराउंड 60 डेज। 60 डेज कह लो या 2 मंथ्स कह लो, इतना टाइम जो इसमें लगता है। जब वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद में
वाटर स्प्रिंकल जो होता है, वाटर जो होता है वो नहीं दिया जाता। क्यों? और इससे होगा क्या कि जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो डाउनवर्ड चले जाते हैं और ऊपर से जो अपने वर्मी कंपोस्ट होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब होता क्या है ना कि जब जैसे ही वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर होगी, अपने वाटर की स्प्रिंकलिंग बंद कर देंगे, यानी पानी का छिड़काव नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो ऊपर पानी का छिड़काव क्योंकि कर नहीं रहे, तो ऊपर वाली जो लेयर है वहां पर जो मॉइस्चर कम होने लगेगा, लेकिन नीचे वाली जो लेयर है वहां पर अभी भी मॉइस्चर पड़ा हुआ है लोअर लेयर्स में। तो जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो लोअर लेयर्स में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर वाली लेयर से लोअर लेयर्स में चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो अपर लेयर है उसको अपने अलग कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो है वहां से अलग कर ली जाएगी बहुत ईजिली। और इसमें जो अर्थवॉर्म्स है उसका भी लॉस क्या होगा, बहुत ही मिनिमल लॉस होगा। तो ये आप थोड़ी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में इसमें जो आती है, इसके एक प्रॉपर्टीज आती हैं, या ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन आता है कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर कंपोजिशन में, तो कंपोजिशन में अपने को पता है 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कितने आते हैं? 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन की अगर अपने बात करें तो ये होता है अराउंड 1.75 टू 2.5%। दूसरा आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस कितना होता है इसके अंदर बच्चों, ध्यान देना कि ये होता है अराउंड 1.5 टू 1.8%। और थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है इसके अंदर पोटास। पोटास कितना होता है इसके अंदर, अराउंड 1 टू 1.5%। और इसमें ध्यान रखना कि 8 टाइम्स एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं इसके अंदर, एक्टिनोमाइसिटीज देन फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर से 8 टाइम्स जो इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आता है इसका यूजेस, कि यूज कितनी की जाए इस मैन्योर को। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप यूज कर रहे हैं। जो जनरल क्रॉप्स अपने यूज करते हैं, जनरल क्रॉप्स, तो उसके अंदर कितना यूज करना है, अराउंड ये होगा लगभग 5 टू 6 टन पर हेक्टेयर। और वहीं अगर अपने बात करें वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए कितना यूज करना है इसको, अराउंड 10 टू 12 टन पर हेक्टेयर। ठीक है। और ये फिर वही बात की कि जब अपने शोइंग करनी है तो उससे लगभग 1 वीक जो है पहले इसका यूज, 1 वीक क्या 1 मंथ जो है लगभग पहले इसका यूज किया जाना बेस्ट रहता है, ताकि वो इजीली सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को मिल सके। तो बच्चों इसके साथ जो है वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों एक साथ चाहिए तो हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।